Good morning student. Today we are going to attend the economic class. In the last video we have started the chapter number 1 of part B. Name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. Topic covered in the last video, that is colonial exploitation of Indian economy under the British rule, and second question we have done, that is the features of Indian economy on the eve of independence. लास्ट वीडियो में हमने यही दोनों क्वेश्चंस किए थे. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. कैसा था हमारा एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू दैट इज़ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल. And next, occupational structure on the eve of independence. These three questions we are going to do in this video, and I am going to send you the one revision assignment of numerical of 80 chapter. One revision assignment of numericals हैं 80 chapter के, that you have to solve in your fair notebook. This is a revision assignment. Next, I am going to tell you the syllabus of unit test that is going to start from 20th. There are 3 chapters, that is chapter number 7, chapter number 8 and chapter 9. इन तीनों चैप्टर की बोर्ड में जो है जो वेटेज है वो कितने मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है. इन तीनों चैप्टर, ये तीनों चैप्टर एडी के अंदर ही आते हैं और एक ही यूनिट है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. ना एंड न्यूमेरिकल विल ऑल्सो कम इन दिस पेपर. इन तीनों चैप्टर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए वो सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे. और स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सेंड यू द चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू. एंड इन द एग्ज़ाम एनीथिंग कैन बी कम. It may be in true false, it may be MCQs, anything can be come in the exam. So learn these chapters thoroughly and do the written practice of these chapters, because these 3 chapters are very important in the board. इन तीनों चैप्टर की अकेले इन तीनों चैप्टर की सिर्फ 12 मार्क्स की वेटेज है in the macroeconomics. So do the revision of these 3 chapters and also of numericals. And I'm going to send you the assignment of the numericals that you are going to do in your fair notebook. Okay student, now we are going to start our chapter. I have told you that we are going to do only 3 questions in this video, that is agriculture, foreign trade and occupation. So student, we are going to start our first question, that is agriculture sector on the eve of independence. कैसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे. फर्स्ट पॉइंट क्या है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. हमारी कंट्री में क्या थी, प्रोडक्शन भी क्या थी, कम थी, और प्रोडक्टिविटी भी क्या थी, कम. दोनों क्या थी, कम थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल आउटपुट. प्रोडक्शन क्या मतलब होता है कि टोटल आउटपुट, कितनी हमारी आउटपुट हुई है. वाइल प्रोडक्टिविटी रेफर्स क्या होती है, आउटपुट पर हेक्टर ऑफ अ लैंड. कितनी प्रोडक्शन हुई है, हमारी प्रोडक्टिविटी हुई है 1 हेक्टर लैंड के ऊपर, पर हेक्टर लैंड के ऊपर कितनी हमारी प्रोडक्शन हुई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी. जो दोनों ही हमारी कंट्री में क्या थी, कम थी. कौन, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. इन दोनों के कम होने का एक रीज़न ये भी है कि हमारी कंट्री में उस टाइम पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी. हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता था किसके ऊपर, रेनफॉल्स के ऊपर. और दूसरा, और हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. प्रॉपर टेक्निक ना होने के करके भी वी हैव टू डिपेंड अपॉन द नेचर फॉर द वाटर. सो हमारी कंट्री में लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी थी. ये टेबल आपने नहीं लर्न करना. नेक्स्ट, अगला आ गया हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जो हमारे जो इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स थे वो टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे. जिस साल अच्छी बारिश होगी, डिपेंड अपॉन द रेनफॉल, डिपेंड के किसके ऊपर पड़ते थे, रेनफॉल के ऊपर. गुड रेनफॉल का मतलब क्या होता था, गुड आउटपुट. वाइल पुअर रेनफॉल का मतलब क्या होता था, पुअर आउटपुट. मतलब जिस साल अच्छी बारिश होगी उस साल तो आउटपुट भी ज़्यादा होगी, जिस साल बारिश कम होगी तो उस साल आउटपुट भी क्या होगी, कम. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एफर्ट्स नहीं करे इंडिया के लिए कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सके. इरिगेशन फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, हमारा वेल्स एंड कैनाल. जिस करके हमारे इंडियन के जो फार्मर्स थे उनको नेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ा.
नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंट फार्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंट फार्मिंग? पहले आपको पता होना चाहिए सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंट फार्मिंग ऐसी फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जो कि फार्मर अपने लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए, अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए उतनी ही प्रोडक्शन करता है, उतना ही प्रोड्यूस करता है, मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस नहीं करता। वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितनी प्रोडक्शन चाहिए वो उतनी ही प्रोडक्शन करता है, मार्केट में सेल नहीं करता। इट मीन जो सब्सिस्टेंट फार्मिंग है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे फार्मर्स थे वो क्या करते थे, सब्सिस्टेंट फार्मिंग करते थे। वो अपनी फैमिली के लिए इतनी ही प्रोडक्शन करते थे जितनी उनकी फैमिली को थी, लोड थी। देयर इज़ अ लिटल सरप्लस लेफ्ट फॉर द सेल। और जो अगर बच जाता था तो वो क्या था, बहुत कम सरप्लस था, जो बचता था वो मार्केट में सेल करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंट्री में कन्वेंशियल आउटलुक नहीं थी, जिस करके हमारी कंट्री में बैकवर्डनेस और पॉवर्टी डोमिनेट करती थी। बैकवर्डनेस भी थी और पॉवर्टी भी थी। आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दीज 3 पॉइंट अगेन। लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम थी। क्यों? ना तो हमारे पास प्रॉपर टेक्निक थी, ना टेक्नोलॉजी थी। दूसरा, हमारे पास प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी कम थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितना हमारे जो फार्मर्स थे वो टोटली डिपेंड करते थे किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। जिस साल अच्छी बारिश होती थी उस साल अच्छी आउटपुट होती थी, जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती थी उस साल आउटपुट भी अच्छी नहीं होती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए ताकि कि हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं, वेल्स एंड कैनाल, जिस करके हमारी कंट्री के फार्मर्स को किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, नेचर के ऊपर। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंट फार्मिंग। सब्सिस्टेंट फार्मिंग का मतलब क्या होता है, फॉर द सेल्फ कंजप्शन। फार्मर उतना ही उगाएंगे जितना उनकी फैमिली को क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ बच जाता था तो वो मार्केट में सेल कर देते थे। ये शो करता है कि हमारी कंट्री में कितनी बैकवर्डनेस और पॉवर्टी थी। नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टेनर ऑफ द सॉइल। इस पॉइंट की हेडिंग आप चेंज भी कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट बिटवीन फार्मर एंड ज़मींदार। किसके साथ था? कन्फ्लिक्ट बिटवीन फार्मर एंड ज़मींदार। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री में जो ज़मींदार थे वो क्या थे, वो एक स्ट्रॉन्ग थे। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड ऑन अदर हैंड द टेनर ऑफ द सॉइल। एक हाथ पे हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ब्रिटिश राज के टाइम पे हमारी कंट्री में जो गल्फ बिटवीन क्या था, ज़मींदार एंड फार्मर। वाइल द ऑनर शेयर द आउटपुट, दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दे आर मेनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। जो ज़मींदार थे वो फार्मर को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? उनको अपना प्रॉफिट कमाने के लिए के बारे में वो सोचते थे। फार्मर्स को की तरफ वो सोचते नहीं थे। वो क्या करते थे, फार्मर से कम रेट पे सामान लेके हाई रेट पे मार्केट में बेच देते थे, जिस करके सरप्लस सारा ज़मींदार के पास होता था। फार्मर बेचारे फिर से पुअर के पुअर ही रह जाते थे। और उनको द टैनर्स ऑफ द सॉइल आर मेनली गिवन इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस। उनको इतना ही पैसा दिया जाता था जितना उनको सब्सिस्टेंस जीने के लिए बहुत है। मतलब एक्सेस ऑफ द मनी, सरप्लस कौन रखता था? ज़मींदार। और दूसरा जो बाकी फार्मर को कितना दिया जाता, इतना दिया जाता जितना वो सब्सिस्टेंस कर सके, जी सके। और उनको एक रेंटल इनकम, और वो क्या करते थे, जो लोन लेते थे उससे भी वो ज़मींदार फार्मर्स को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। नेक्स्ट, इसमें से आपने कोई भी 4 पॉइंट्स करने हैं। मैंने आपको 4 करवा दिए हैं। और नेक्स्ट इसमें से और इजी पॉइंट ये 4 करवाने के बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द 7th पॉइंट, दैट इज़ फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 2 तरह की फार्मिंग होती है। पहली आपने कर ली सब्सिस्टेंट फार्मिंग, सेकंड दैट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जो कि क्या मतलब जो सेल्फ कंजप्शन से हम लोग किधर शिफ्ट हो जाए, मार्केट के लिए। कल्टिवेशन फॉर द मार्केट मतलब अपने लिए नहीं
फार्मिंग करके मार्केट में सेल करने के लिए जो हम फार्मिंग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन जिससे हम प्रॉफिट कमा सके, मार्केट में सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। सब्सिस्टेंस में हम लोग क्या उसका मोटिव क्या होता है कि हमने अपनी नीड्स को पूरी करना, अगर बच जाएगा तो मार्केट में बेचेंगे। बट कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि वो बेचते ही किसके लिए, मार्केट के लिए। नेक्स्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करती थी, वो क्या क्यों फोर्स करती थी, किसके लिए फोर्स करती थी कि वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करे, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करे। क्यों? क्योंकि फार्मर्स अगर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे तो उनको क्या करते हैं, अगर वो सब्सिस्टेंट फार्मिंग करेंगे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको रॉ मटेरियल लेके जाने के लिए क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। द फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट टू द कमर्शियल क्रॉप फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स। रीज़न क्या था, जो इंडिगो है वह रिक्वायर्ड फॉर बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। मैंने अभी बताया कि जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो कमर्शलाइजेशन करे, सब्सिस्टेंस क्रॉप ना करे, क्योंकि इन जो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल चाहिए था, अगर वो सब्सिस्टेंस करेंगे, फार्मिंग करेंगे तो वो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मर अगर अपने लिए करेंगे तो मार्केट में नहीं बेचेंगे तो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। सेकेंड है, द फार्मर were either ruined or forced to accept advance payment for the cultivation of indigo. It exposed the subsistence of farmer to the uncertain of the market. While earlier they would grow the grain for their family consumption, now they need the cash to buy from the market, but they would seldom have the cash owing to wanting their debtness. अब क्या करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सारा कुछ क्यों किया, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आ रही थी रॉ मटेरियल के लिए। अब रॉ मटेरियल तभी होगा जब अगर फार्मर्स को फार्मर्स अगर सब्सिस्टेंस से किधर शिफ्ट कर जाएंगे, कमर्शलाइजेशन में, और अगर उनको पैसा मिलेगा तभी वो रॉ मटेरियल को क्या कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे। दिस इज़ योर एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम ब्रीफली इस क्वेश्चन को समराइज करें तो इंडियन एग्रीकल्चर क्या थी, एट द एंड क्या थी, बैकवर्ड भी थी और क्या थी, स्टैग्नेंट भी थी। स्टैग्नेंट मतलब नॉन वाइब्रेंट, मतलब जिसमें कोई भी खड़ा हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर के क्यों थी, पहला क्या था, लो प्रोडक्शन है, लो प्रोडक्टिविटी थी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग थी। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों थी, गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टेनर ऑफ द सॉइल, दूसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, एंड फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में बैकवर्ड इन चार रीज़न के करके थे, और स्टैग्नाइजेशन क्यों थी, स्टैग्नेशन क्यों थी, इन 3 पॉइंट के करके। ये क्वेश्चन था आपका एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आपने सिर्फ एनी 4 पॉइंट यू कैन लर्न, जो इजी 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कराए पहले, फर्स्ट 4 दैट वन ईजी, वो चारों पॉइंट ईजी हैं। उसके बाद मैंने 7 पॉइंट आपको एक एक्स्ट्रा करवा दिया, क्योंकि डिफाइन आ जाती कई बार कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो 6th पॉइंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, ये आपने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में भी ये पॉइंट किया हुआ है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अगर ये भी आप पॉइंट कर सकते हो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज मतलब वो उन्होंने ट्रायंगल सिस्टम बनाया हुआ था, जिसमें हेड ऊपर कौन था, गवर्नमेंट, नीचे क्या थी, ज़मींदार, और थर्ड क्या था तुम्हारा यहाँ पे क्या था, फार्मर। ज़मींदार क्या करते थे, गवर्नमेंट को एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दे देते, ज़मींदार गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देने के बाद जितना मर्जी पैसा वो फार्मर से एक्सप्लॉयट कर सकते थे, जितना मर्जी वो एक्सप्लॉयट भी कर सकते थे, जितना मर्जी वो फार्मर से पैसा ले सकते थे। दैट इज़ कॉल्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ये इनमें से कोई भी पॉइंट आप कर सकते हो, बट first 4 points are very easy and you have to learn only 4 points of this question, and this paragraph you are going to write at the last. Next question is explain the foreign trade under the British rule. कैसा था हमारा foreign trade under the British rule?
फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट और इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। क्या थी इंडिया एट द टाइम ऑफ मतलब इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी, एक्सपोर्टर बन गई, किसकी एक्सपोर्टर बन गई, प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, और इम्पोर्टर बन गई किसके, फिनिश गुड्स की। आपको एक पॉइंट कराने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, हमारी कंट्री से हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल, हमारी कंट्री का क्या करते थे, रॉ मटेरियल कहाँ ले जाते थे, अपनी कंट्री में कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन में। कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन में। और बना बनाया फिनिश्ड गुड कहाँ लेके आते थे, वो इंडिया में ले आते थे। बना बनाया कहाँ ले आते थे, इंडिया में। तो उस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो हमारा था, हम क्या बन गए थे, एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट किसको कर रहे थे, ब्रिटेन को, और वहीं से बना बनाया प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ गया, लेके आते थे। Owing to the colonial exploitation of Indian economy, India became a net exporter of the raw material and the primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo and sugar. और other hand हम क्या बन गए, net importer of the finished good produced by the British industries. Our imports include क्या करना, import में क्या include होता था, cotton, silk, woolens, cloth और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, जो कहाँ प्रोड्यूस होती थी, इंग्लैंड में। द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिफ्लेक्टेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितना मतलब ये जितना भी ज़्यादा ट्रेड जो हो भी रहा था, वो सारा का सारा बेनिफिट जो भी था, वो सारा का सारा ब्रिटेन को ही था। ब्रिटेन अपने लिए जो चीज़ उनको चाहिए थी वो चीज़ क्या करते थे, एक्सपोर्ट, और वहाँ से वो बना बनाया गुड इंडिया को ले आते थे। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो जितना भी फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर किसकी मोनोपोली हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। मोर देन 50% जो था इंडियन का फॉरेन ट्रेड था, वो कौन डायरेक्ट करता था, टुवर्ड द, किधर जाता था, ग्रेट ब्रिटेन। सारा का सारा ब्रिटेन जाता था। वाइल द एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज and imports of finished goods from the Britain provide a huge market of British industry. हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाके बना बनाया गुड जब इंडिया में आया, ब्रिटेन का बना बनाया गुड इंडिया में जब आएगा, उसके लिए इंडिया में उन्होंने ब्रिटेन कंपनीज ने अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर ली थी और इंडियन मार्केट को क्या कर दिया था, स्पॉइल कर दिया था। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट टू द ब्रिटिश। वो कहता कि ट्रेड तो बहुत अच्छा हो रहा था, सरप्लस बहुत, ट्रेड में बहुत सरप्लस, बहुत पैसा आ रहा था, पर जितना भी बेनिफिट था वो सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसका बेनिफिट उठा रही थी, इंडियन गवर्नमेंट उसका बेनिफिट नहीं उठा रही थी। कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे जो एक्सपोर्ट्स जो थे ज़्यादा थे, इम्पोर्ट क्या थे, कम थे, जिस करके सारा का सारा जो सरप्लस था वो सारा का सारा कौन किसके पास जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो सारा का सारा खर्चा, जितना भी पैसा आ रहा था वो इंडिया के ऊपर तो लगा नहीं रही थी, वो सारा का सारा अपने एक्सपेंसिव पूरा करने के लिए लगा रही थी। जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंसिव हो या एक्सपेंसिव ऑफ वार हो, वो सारा का सारा खर्चा क्या था, वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कर रही थी, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं कर रही थी। और हमारी कंट्री का जितना भी वेल्थ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जितना भी वेल्थ है वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया। कहाँ पे लगाया उन्होंने, वार एक्सपेंसेस खरीदने के लिए। और इंडिया क्या बन गई, बैकवर्ड। इंडिया क्या बन गई, बैकवर्ड इकोनॉमी। ये थे आपके फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के आपने 3 पॉइंट करे हैं। पहला, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। सेकेंड इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड। और थर्ड क्या था, सरप्लस ट्रेड, पर सारा का सारा बेनिफिट किसको हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आई एम गोइंग टू गिव ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन वंस अगेन कि इस क्वेश्चन में आपने मेन पॉइंट यही है
कि इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल था वो सारा का सारा कहाँ जाता था, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से बना बनाया प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आता था, जिस करके इंडियन मार्केट तो स्पॉइल हो ही गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। और जो 50% जो हमारा इंडिया का जो ट्रेड था वो का सारा किसके साथ हो रहा था, ब्रिटेन के साथ हो रहा था। और जितना भी पैसा इससे हो रहा था फॉरेन ट्रेड से, वो सारा का सारा सरप्लस इंडिया के ऊपर ना लगाकर ब्रिटेन अपने एक्सपेंसिव पूरे कर रही थी, जिस करके इंडिया क्या बनती जा रही थी, बैकवर्ड। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशन मीन कैसा काम करता था, करने वाले लोग थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एट इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या था, लोगों का एग्रीकल्चर था। इंडिया में 72.7% जो बंदे थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। बाकी और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन इस मच, जो एडवांस कंट्री में अगर कंपैरिजन करा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग किस में डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका में सिर्फ 2% जो वर्किंग पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। जापान में 12%, जर्मनी में कितने परसेंट करती थी, 4%। ये सारा अगर हम डाटा को एनालाइज करें कि जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेगी वो कंट्री क्या होगी, बैकवर्ड होगी। क्या वो कंट्री क्या होगी, बैकवर्ड होगी। जितना वो एग्रीकल्चर की तरफ कम, मतलब एग्रीकल्चर में कम वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड करेगी, उतनी ज़्यादा कंट्री क्या होगी, वो डेवलप्ड होगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। हमारी कंट्री में कम लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, इंडस्ट्री में। कहते हैं 9% जो थी हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन, वो किस में इंगेज थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग में। सिर्फ कितने परसेंट, 9%। अगर हम यूएसए में देखें तो 32% है, और इंग्लैंड में कितनी है, 42% है। जापान में कितनी है, 39% है। और ये शो करता है कि हमारी कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी क्या थी, बैकवर्ड थी, क्योंकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्री तो थी नहीं। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी कंट्री में होगी उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री क्या होती है, डेवलप्ड होती है। इस करके हमारी कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में कितनी परसेंट इंडस्ट्री थी, सिर्फ 9%। जबकि एग्रीकल्चर कितनी थी, 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर। अब अनबैलेंस ग्रोथ थी हमारी इकोनॉमी में। अनबैलेंस ग्रोथ मतलब ग्रोथ का बैलेंस होती है जब तीनों सेक्टर प्रॉपरली काम करें। तीनों सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमारी कंट्री में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही प्रॉपर डेवलप कर रहा था, ना ही सेकेंडरी और ना ही टर्शरी। ये दोनों सेक्टर इन्फेंट स्टेज पे थे, मतलब अभी स्टार्टिंग स्टेज पे थे। इस करके हमारी कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, बैकवर्ड थी। और जो हमारी जो डेवलपमेंट हो रही थी वो क्या हो रही थी, लूप साइडेड थी। This is your third question, that is occupation structure on the eve of independence. I'm going to give the overview of this question again. That there are 3 points of this question. That is agriculture, industry and unbalanced growth. Industry मतलब कितनी थी हमारी, 72.7, और जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर कितनी थी हमारी कंट्री में, 72.7%। हमारी कंट्री में जो वर्किंग पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। जबकि बाकी एडवांस कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड क्या करती थी, वो कम करती थी। ये शो करता है कि इंडिया कितनी बैकवर्ड थी। इंडस्ट्री क्या थी हमारी कंट्री में, सिर्फ 9% लोग 9% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या माइनिंग में इंगेज थे। और बाकी कंट्री में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, जैसे यूएसए में 32 थी, इंग्लैंड में कितनी थी, 42। ये शो करता है कि इंडिया कितनी बैकवर्ड थी। अनबैलेंस ग्रोथ थी हमारी कंट्री में, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर प्रॉपर डेवलप था, मतलब वो डेवलप था, बाकी सारा ना सेकेंडरी और ना टर्शरी प्रॉपर डेवलप था। और ग्रोथ तो तभी होती है जब तीनों सेक्टर मिलके काम करें। अब जबकि इंडिया में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर वॉज प्रॉपरली डेवलप, ना सेकेंडरी एंड टर्शरी। वो दोनों कौन सी स्टेज में थे, इन्फेंट स्टेज में थे। इस करके अगर हम एंड में कंक्लूड करें तो इंडिया क्या था उस टाइम पे, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। In the end, student, in this video we have done
क्या क्या किया हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू द सिलेबस ऑफ द यूनिट टेस्ट. जो आपका यूनिट टेस्ट होना है उसमें क्या सिलेबस आना है. आपका यूनिट टेस्ट में मैक्रो में से 3 चैप्टर आने हैं. दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. उसके कुछ भी आ सकते हैं. MCQs, ट्रू फॉल्स, एनीथिंग कैन कम इन द एग्ज़ाम. And next I am going to give you the revision assignment of numerical of AD chapter. numericals की एक assignment भेज रही हूँ. कौन से chapters की, AD chapter की. और next chapter wise questions of 7th 8th 9th ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो यूनिट टेस्ट में जो तुम्हारे चैप्टर्स आने हैं उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सेंड यू कि आपने ये चैप्टर्स, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं आपके इस इन तीनों चैप्टर्स के. और ये हमने चैप्टर्स, ये क्वेश्चन हमने करे हैं हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकॉनमी के. कौन सा, एग्रीकल्चर का याद किया आज हमने, फॉरेन ट्रेड किया हमने, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर किया, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ये तीनों क्वेश्चंस हमने किए हैं चैप्टर नंबर 1 के. ये इन तीनों क्वेश्चंस में आपने मैक्सिमम 4 पॉइंट लर्न करने हैं. जैसे एग्रीकल्चर में 7 पॉइंट्स हैं तो अपने 4 पॉइंट ही लर्न करने हैं. इन दोनों क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स हैं तो अपने 3 पॉइंट्स ही लर्न करने हैं. आपने 6 पॉइंट्स लर्न नहीं करने हैं. सो वी हैव डन दीज 3 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1. So write these questions in your fair notebook.